अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है खैरियत से होंगी। आज हम शुरू करते हैं बिहेवियरल साइकोलॉजी का यूनिट 6 जो एडल्ट डेवलपमेंट है। वो ये इस यूनिट में ना स्पेसिफिकली हम पढ़ते हैं एडल्ट डेवलपमेंट विद रिस्पेक्ट टू द साइकोलॉजी कि साइकोलॉजी के हवाले से एडल्ट डेवलपमेंट में कौन कौन सी चेंजेस आती है और इसमें फिर फ्रूटफुल क्या होता है और फिर जो है ना वो रिस्की चेंजेस उसमें कौन कौन से होते हैं और फिर आपने उसको एडजस्ट किस तरह करना है। तो इससे पहले हमने साइकोलॉजी की तकरीबन बिहेवियरल साइकोलॉजी की 5 यूनिट वो हमने कवर की थी जो हमारे चैनल की प्लेलिस्ट बाय द नेम आप बिहेवियरल साइकोलॉजी में आपको उधर मिल सकते हैं। ओके, आज की यूनिट का ऑब्जेक्टिव हमारे पास है वो है डिस्कस एडल्ट डेवलपमेंटल ट्रांजिशन एंड मैरिटल एंड इंटीमेट रिलेशनशिप। मैरिटल और इंटीमेट रिलेशनशिप में एडल्ट डेवलपमेंट ट्रांजिशन किस तरह होता है। फिर डिस्कस एज रूल्स एंड सोशल क्लॉक एंड इट्स इन्फ्लुएंसेस ऑन बिहेवियर। फिर बिहेवियर पे एज रूल और सोशल क्लॉक का किस तरह इन्फ्लुएंस होता है, तो ये बातें हम बाद में समझा देंगे आपको। डिस्कस इश्यूज एंड मैरिज लीडिंग टू डिवोर्स। अब मैरिज में कौन कौन सी इश्यूज आते हैं जिसकी वजह से कहानी जो है ना वो डिवोर्स की तरफ वो चला जाता है। एंड डिस्कस एडजस्टमेंट टू डिवोर्स एंड इट्स इम्पैक्ट ऑन इंडिविजुअल एंड फैमिली बिहेवियर। फिर डिवोर्स जब हो जाए तो फिर आपके बाद उसके बाद जो है ना अपने किस तरह एडजस्टमेंट करवाना है और साथ में अपने आप पे और फैमिली पे जो है ना डिवोर्स का क्या क्या असरात होते हैं और उसको एडजस्ट फिर किस तरह करवाते हैं, तो वो सारी जो है ना हम इस लेक्चर में पढ़ेंगे। ओके, तो चलते हैं अपनी वीडियो लेक्चर की तरफ। लेकिन अगर आप हमारी चैनल पे नहीं हो तो आपसे रिक्वेस्ट है आप हमारी चैनल को सब्सक्राइब करें और इसको फ्रेंड के साथ जरूर शेयर करवाएं। तो सबसे पहले डिफिनेशन ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट जैसा कि हमने 5th सेमेस्टर में इस पे जो पीडियाट्रिक का कोर्स था उस पे एक लेंथी यूनिट हमने अपलोड करवाया था जो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के हवाले से था। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट उधर हमने इसका डिटेल से इसके बारे में हमने बताया था। इधर सिंपली हम बताते हैं कि डेवलपमेंट क्या होते हैं। द पैटर्न ऑफ मूवमेंट और चेंज दैट बिगिंस एट कंसेप्शन एंड कंटिन्यूज थ्रू द ह्यूमन लाइफ स्पेन। अब ये क्या होता है, ये पैटर्न ऑफ मूवमेंट और चेंज होते हैं, एक तरीक़ाकार चेंजेस का एक पैटर्न होता है। और वो पैटर्न क्या होता है, वो शुरू होता है कंसेप्शन से। कंसेप्शन क्या होता है, जब मदर के वॉम में एग प्लस स्पर्म जो है ना वो इकट्ठा हो जाए और इससे जाइगोट इससे बन जाए, तो इस प्रोसेस या इस वक्त को हम क्या कहते हैं, कंसेप्शन स्टेज कहते हैं। तो ये इसी स्टेज से आपकी डेवलपमेंट या इंसान की डेवलपमेंट शुरू होती है और ये कब तक होता है, कंटिन्यूस थ्रू द ह्यूमन लाइफ स्पेन। और इंसान का जितना लाइफ स्पेन होता है, जितना जिंदगी इंसान का होता है, तो उसी जिंदगी तक जो है ना आखिरी दम तक ये आपकी डेवलपमेंट होते रहते हैं। कभी जो है ना ये डेवलपमेंट इन द फॉर्म ऑफ फिजिकल डेवलपमेंट होता है, कभी जो है ना इन द फॉर्म ऑफ साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट होता है, कभी इन द फॉर्म ऑफ सोशल डेवलपमेंट होता है जो हम बाद में डिस्कस करवाते हैं। लेकिन इसका मतलब ये है कि वो कहते हैं गोद से गोर तक की डेवलपमेंट का प्रोसेस जो है ना ये शुरू होता रहता है और हर वक्त जो है ना ये इसमें चेंजेस आते रहते हैं। ओके, अब जो है ना वाई टू स्टडी लाइफ स्पेन डेवलपमेंट। आप हमने डेवलपमेंट क्यों पढ़ना है, फिर लाइफ स्पेन डेवलपमेंट का मतलब है कि उम्र भर तक ये जो चेंजेस आते रहते हैं ये हमने क्यों पढ़ने, क्या मकसद है इसके बिहाइंड। यू कैन गेन इनसाइट टू योर ओन लाइफ एज अ चाइल्ड, एडोलेसेंट एंड यंग एडल्ट। अब इसमें हम क्या करते हैं, इसमें जो है ना जब हम डेवलपमेंट पढ़ते हैं तो डेवलपमेंट के थ्रू हम क्या कहते हैं, जो हमारे जिस्म में जो चेंजेस आते हैं ड्यूरिंग द चाइल्डहुड, ड्यूरिंग द एडोलेसेंट, ड्यूरिंग द यंग एडल्ट, तो ये जिस स्टेज में हमारी लाइफ में जो चेंजेस आते हैं उस चेंजेस से हम बाखबर होते हैं, उसकी इनसाइट हम हासिल करवाते हैं, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग है वो हमें आती है कि इस लाइफ में कौन कौन सी चेंजेस आती है। फिर हम क्या करते हैं, यू विल लर्न अबाउट लाइफ थ्रू द एडल्ट ईयर्स, मिडिल एज एंड ओल्ड एज। तो वही कहानी कि आप अपनी ज़िंदगी के बारे में आप इन्फॉर्म होते हैं कि आप एडल्ट ईयर में कौन सा वक्त आप पे आने वाला है, फिर जो है ना मिडिल एज में कौन से वक्त आप पे आने वाला है और फिर ओल्ड एज में आप पे कौन से वक्त आने वाला है। फिर उसी के मुताबिक आप प्लानिंग करवाते हो और सोसाइटी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ चेंजेस उसी के मुताबिक आते रहते हैं। यू मे बी अ पेरेंट और टीचर समडे। आप जो है ना कभी कभार कुछ वक्त ऐसा भी आता है कि आप पेरेंट बन जाओ, कुछ वक्त ऐसा भी आता है कि आप टीचर बन जाओ। तो फिर आपने जो है ना इन हालात के साथ आपने किस तरह की वो मुकाबला करवाना है, किस तरह उसको मैनेज करवानी है। फिर आपने लाइफ स्पेन डेवलपमेंट इज लिंक्ड विद मेनी डिफरेंट एरियाज ऑफ साइकोलॉजी। और ये जो लाइफ स्पेन डेवलपमेंट है ना, ये लाइफ स्पेन डेवलपमेंट जो हम साइकोलॉजी में इधर पढ़ते हैं, तो इस वजह से क्योंकि ये डेवलपमेंट के लाइफ स्पेन जो है ना ये साइकोलॉजी के डिफरेंट फील्ड से या डिफरेंट एरिया से वो लिंक करवाता है, तो इस वजह से जो है ना ये हम इधर ही पढ़ते हैं। ओके, अच्छा, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे एडल्ट डेवलपमेंटल ट्रांजिशन
एंड मैरिटल एंड इंटीमेट रिलेशनशिप। अब जो ये ट्रांजिशन आते हैं, एडल्ट डेवलपमेंटल ट्रांजिशन जो आते हैं, ट्रांजिशन का मतलब है कि एक हालत से या एक कंडीशन से दूसरी कंडीशन में चेंज होना। तो ये ट्रांजिशन जो आते हैं मैरिटल लाइफ में और इंटीमेट रिलेशनशिप में। मैरिटल लाइफ ये होता है कि आप जब मैरी कर जाए, दो बनते हैं, दोनों एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं और दोनों एक लीगल प्रोसेस के थ्रू जो है ना वो एक दूसरे के साथ बाइंड कर जाए, तो उसको हम मैरिड कहते हैं, मैरिड कहते हैं या मैरिज कहते हैं। दूसरा इंटीमेट रिलेशनशिप है। तो इंटीमेट रिलेशनशिप में बाहमी मोहब्बत होता है, बाहमी यगानिगत होता है, एक दूसरे के साथ रहते हैं, लेकिन इसमें जो लीगल बाइंडिंग है वो लीगल बाइंडिंग नहीं होता। इसमें एक लीगल प्रोसीजर, जैसा कि हमारी सोसाइटी में निकाह के नाम से उसको याद किया जाता है, तो वो निकाह इस इंटीमेट रिलेशनशिप में नहीं होता। लेकिन इंटीमेट रिलेशनशिप मैरिटल में आता है, लेकिन मैरिटल पर इंटीमेट रिलेशनशिप में नहीं आता, क्योंकि इंटीमेट रिलेशनशिप के एक दूसरे के साथ क्लोज रहना, वेदर इट्स लीगली और नॉट, लेकिन ज्यादातर जो है ना ये लीगल नहीं होता, इसकी बिहाइंड जो है ना लीगल प्रोसीजर नहीं होता। तो दोनों जो है ना हम सिर्फ इस यहाँ पे बात करवाते हैं कि दोनों में क्या होता है, दोनों में यगानिगत होते हैं, दोनों में एक साथ रहना होता है, दोनों में एक दूसरे के साथ मोहब्बत होता है। तो इसी रिलेशनशिप में अब जो ट्रांजिशंस आते हैं, जो चेंजेस आते हैं, उस चेंजेस को हम इधर पढ़ते हैं। ओके, person adult developmental transition and marital and intimate relationship refer to the various stages and changes that individual and couples go through एज दे नेविगेट। तो ये कौन से होते हैं, ये वेरियस स्टेजेस होते हैं इंटीमेट रिलेशनशिप और मैरिटल इंटीमेट रिलेशनशिप में। जो चेंजेस आते हैं, जो ट्रांजिशन आते हैं, तो ये वेरियस स्टेजेस होते हैं। इन स्टेजेस में इंसान में इंडिविजुअली भी और थ्रू कपल्स एक दूसरे के साथ भी, मतलब इंडिविजुअली भी और टुगेदर भी इसमें चेंजेस आते हैं। और इसमें फिर क्या करवाते हैं ये कपल्स, क्या करवाते हैं, नेविगेट देयर पर्सनल ग्रोथ। अब इसमें जो है ना ये तलाश करवाते हैं, नेविगेट का मतलब है मैनेज करना, तलाश करना, ढूंढना। तो ये क्या होता है, ये नेविगेट फिर करवाते हैं पर्सनल ग्रोथ इसी मैरिटल रिलेशनशिप में, इसी इंटीमेट रिलेशनशिप में। फिर ये दोनों जो है ना एक दूसरे की पर्सनल ग्रोथ के बारे में फोकस करवाते हैं, इकट्ठा जो है ना एक दूसरे को बढ़ाना चाहते हैं, एक दूसरे की ग्रोथ करवाना चाहते हैं, एंड द इवोल्यूशन ऑफ देयर रिलेशन पार्टनरशिप। और साथ में उनके दरमियान जो पार्टनरशिप होता है उस पार्टनरशिप को भी इवैल्यूएट करवाते हैं, उस पार्टनरशिप को भी तरक्की देने की दोनों कोशिश करते हैं। तो ऐसी तरीके वो फिर तलाश करते हैं डिवेलपमेंटल ट्रांजिशन में कि उसके थ्रू उसकी पर्सनल ग्रोथ भी और उसका जो पार्टनरशिप है वो भी क्या हो जाए, वो डेवलप हो जाए। ओके, दीज ट्रांजिशन आर इन्फ्लुएंस्ड बाय अ वैरायटी ऑफ फैक्टर्स इंक्लूडिंग एज, लाइफ एक्सपीरियंसेस, इंडिविजुअल एंड सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। अब ये जो ट्रांजिशन होता है ना, ये ट्रांजिशन जो चेंजेस आते हैं, आप जो है ना पहले एक दूसरे से आपकी शादी नहीं थी, फिर शादी हो गई, फिर साथ में जो है ना बच्चे पैदा हो गए, फिर अब बूढ़ी हो गई। तो ये क्या है, ये इंटीमेट या मैरिटल रिलेशनशिप में ये ट्रांजिशन है। अब ये ट्रांजिशन जो है ना ये इन्फ्लुएंस करवाते हैं, ये मुतासर करवाते हैं क्या, वैरायटी ऑफ फैक्टर्स होते हैं। इसमें जो है ना आपकी एज इस ट्रांजिशन को इफेक्ट करवाते हैं, लाइफ एक्सपीरियंसेस, इंडिविजुअल, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन, जो एक को हम डिटेल से इधर पढ़ते कि किस तरह इसका इन्फ्लुएंस करवाते हैं। ओके, फर्स्ट वन क्या है, अर्ली रिलेशनशिप स्टेज। अर्ली रिलेशनशिप स्टेज या इसको हम इम्प्यूटेशन स्टेज और हनीमून फेज भी इसको हम कहते हैं। ये कौन सा फेज होता है, ये निकाह से पहले या जो लीगल प्रोसीजर होता है उस लीगल प्रोसीजर से पहले वाला जो स्टेज होता है जिसको हम हनीमून फेज कहते हैं या इम्प्यूटेशन। इम्प्यूटेशन का मतलब है इश्क वाला स्टेज या बहुत ज़्यादा गहराई में जाने वाला स्टेज, जिसमें दो लोग मोहब्बत करते और इसमें बहुत ज़्यादा गहराई तक चले जाते हैं, एक दूसरे के साथ जो है ना बहुत ज़्यादा वो बातें शातें वगैरह वो बहुत ज़्यादा करते हैं। तो ये इन्विटेशन या हनीमून ज़्यादातर हमारी सोसाइटी हमारी कल्चर में जो निकाह से जो शादी से पहले जो स्टेज होता है ना, जब मंगनी हो जाए और मंगनी और शादी के दरमियान जो स्टेज होता है, तो ये ज़्यादातर क्या होता है, अर्ली रिलेशनशिप स्टेज या इन्विटेशन स्टेज होता है। ओके, अब जो है ना दिस इज द इनिशियल stage of a romantic relationship where couples experience intense attraction, invitation and strong emotional connection। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना एक intense attraction होता है। इस स्टेज में दोनों कपल्स में एक intense अट्रैक्शन होता है, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा चाहते हैं। इन्विटेशन होता है, बहुत ज़्यादा वो इश्क दोनों के दरमियान होता है। एंड स्ट्रांग इमोशनल कनेक्शन, और इन दोनों के दरमियान जो इमोशनल कनेक्शन होता है बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है इसी स्टेज में। ड्यूरिंग दिस फेज कपल्स ऑफन प्रायोरिटाइज स्पेंडिंग टाइम टुगेदर एंड मे आइडियलाइज ईच अदर। इसी वक्त जो है ना कपल दोनों एक दूसरे के साथ टाइम गुजारना बहुत ज़्यादा प्रायोरिटाइज करवाते हैं, बहुत ज़्यादा पसंद करवाता है और एक दूसरे को बहुत ज़्यादा आइडियलाइज करवाते हैं। एक कहता है कि मैं ऐसा हूँ, मैं ऐसा हूँ, दूसरी जो ना अपने बारे में एक आइडियल बात ही करते हैं, एक दूसरे की वो करेक्टर वो बताते हैं जो उसमें शायद हो ही नहीं, इस तरह के आइडियल करेक्टर वो बताते हैं, जो उसकी खामियां होती है वो एक दूसरे से ज़्यादातर छुपाते हैं।
अच्छा, फिर कम्युनिकेशन टेंड्स टू बी ओपन एंड अफेक्शनेट। अब इसी दौर में क्या होता है, उसके जो कम्युनिकेशन होता है वो ओपन भी होता है एक दूसरे के साथ, हर एक बात को, छोटी छोटी बातों को जो है ना घंटों घंटों और दिनों दिनों तक जो है ना रातों रातों वो बातें करते रहते इस स्टेज में। और फिर इसकी जो कम्युनिकेशन होता है ना वो बहुत ज़्यादा अफेक्शनेट भी होता है, प्यार करने वाला भी होता है, गुस्सा वगैरह इसमें नहीं होता। अगर गुस्सा भी आता है तो उसको कंट्रोल वगैरह करवाते हैं। तो ये ऐसी स्टेज होता है ना जिसमें एक दूसरे की बुरी बातों को बहुत ज़्यादा बर्दाश्त करवाते हैं। इसमें जो है एक दूसरे पे गुस्सा वगैरह कुछ भी नहीं होता। तो ये वाला स्टेज होता है वो। फिर इसके बाद आता है दूसरा स्टेज है एस्टेब्लिशिंग कमिटमेंट। अब जो है ना आपने शादी करवा ली, आपने जो है ना मूविंग एंड गेटिंग मैरिड, अब मैरिड करवा लिया। और फॉर एग्जांपल हमारी सोसाइटी में क्या होता है कि जो लड़की होता है वो लड़की के घर में चले जाते हैं। ओके, तो ये कमिटमेंट हो गया। अब कमिटमेंट में कपल्स डिसाइड टू लिव टुगेदर और गेट मैरिड और मेकिंग अ सिग्निफिकेंट कमिटमेंट टू ईच अदर। अब इसमें जो है ना जो दोनों कपल्स होते हैं वो एक दूसरे के साथ रहने पे एग्री होते हैं, दोनों एक दूसरे के साथ शादी करवाते हैं और सिग्निफिकेंट कमिटमेंट्स एक दूसरे के साथ करवाते हैं कि इस तरह की जगह में रहना होगा या इस तरह की सूरत हाल हम पे आएंगे या इस तरह की बहुत ज़्यादा शराइत वो लोग एक दूसरे के साथ जो है ना ड्यूरिंग द मैरिज जो है ना मैरिड लाइफ में वो एक दूसरे के साथ कमिटमेंट करवाते हैं इसी स्टेज में। ओके, फिर दिस ट्रांजिशन इन्वॉल्व्स मर्जिंग हाउस होल्ड फाइनेंसेस एंड मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स टुगेदर। अब इसमें वो क्या करवाते हैं, अपने हाउस होल्ड चीज़ों को जो है ना एक दूसरे के साथ शेयर करवाते हैं। अपने फाइनेंसेस जो होते हैं ना, मतलब दोनों की जॉब है तो दोनों अपनी तनख्वाह एक दूसरे के साथ शेयर करवाते हैं। एंड मेकिंग लॉन्ग टर्म प्लान्स टुगेदर, और एक दूसरे के साथ बहुत लंबी लंबी प्लान्स बनाते हैं कि इस तरह के हम जो है ना वो करेंगे, बच्चे पैदा करेंगे, बच्चों की परवरिश करेंगे और इस तरह की वो वाली कहानी, बहुत लंबी लंबी दास्तानी वो एक दूसरे के साथ जो है ना वो कमिटमेंट्स करवाते हैं उस पर। It can be of time of adjustment as couples learn to give and navigate the practical aspects of life। अब इस स्टेज में जो वादी की गई थी या एक दूसरे के साथ जो बातें, जो आइडियलाइज बातें की गई थी ना, उस आइडियलाइज बातों को अब इधर वक्त है प्रैक्टिकल में आने का। स्टेज 2 में अब वो बातें प्रैक्टिकल में आएंगे। तो इसीलिए प्रैक्टिकल लाइफ में जब आएंगे तो ये आप नेविगेट करवाते, ये आप रास्ता ढूंढते कि किस तरह जो है ना उस बातों को हम प्रैक्टिकल में लाई। तो इधर फिर एडजस्टमेंट पेश होता है, क्योंकि उधर तो आइडियलाइज बात थी, तो इधर जो है ना आप रियलिस्टिक पे जाओगे, आप ग्राउंड पे जाओगे। तो इधर आपने एक दूसरे के साथ फिर क्या करना होता है, फिर एडजस्टमेंट करना होता है, एक दूसरे की बातों को जो है ना वो बर्दाश्त करना होता है, एक दूसरे की काम को सपोर्ट करना होता है इस स्टेज में। ओके, फिर जो है ना थर्ड स्टेज आता है जिसमें आता है पेरेंटिंग एंड फैमिली लाइफ। पेरेंटिंग एंड फैमिली लाइफ में यह होता है कि जब बच्चे पैदा हो जाए थर्ड स्टेज में, द बर्थ ऑफ अ चाइल्ड रिप्रेजेंट अ मेजर ट्रांजिशन इन कपल्स लाइफ। अब कपल्स लाइफ में जो चाइल्ड बर्थ होता है ना, एक बहुत ज़्यादा बहुत अहम वो होता है, चेंज होता है, ट्रांजिशन होता है। अब इसमें जो है ना कपल्स मस्ट अडॉप्ट टू डिमांड्स ऑफ द पेरेंटिंग। अब दोनों कपल जो है ना इससे पहले कहीं भी चलता फिरता घूमती फिरती थी, लेकिन अब इधर जो है ना इन्होंने पेरेंटिंग का जो लाइफ होता है ना ये कम्प्लीटली डिफरेंट होता है फ्रॉम द अनपेरेंटिंग लाइफ। तो अब पेरेंटिंग लाइफ की अपनी डिमांड्स होती है, उसमें जो है ना आप इस तरह की आज़ादाना नहीं घूम फिर सकती, जॉब्स पे आपके असर पड़ सकते हैं या आपकी फैमिली वर्क पे जो है ना असर पड़ सकता है। तो फिर आपने जो है ना इन डिमांड्स पे, जो फैमिली पेरेंटिंग डिमांड्स होते हैं ना, उसके साथ साथ अपने अपने आप को अडॉप्ट करवाना होता है, चाहे वो हस्बैंड हो चाहे वो वाइफ हो। तो दोनों ने फिर उस पेरेंटिंग लाइफ को जो है ना अडॉप्ट करवाना होता है, विच कैन बी बोथ रिवॉर्डिंग एंड चैलेंजिंग। अब ये बात जो है ना ये रिवॉर्डिंग भी है और चैलेंजिंग। रिवॉर्डिंग इन द एस्पेक्ट कि आपके बच्चे पैदा हो गए और आप उसकी डेवलपमेंट करवाते हो, वो कल जो है ना आपका वो क्या होता है, सपोर्ट बन जाएगा, एक रिवॉर्डिंग है। दूसरा चैलेंजिंग काम भी, क्योंकि इससे पहले इन्होंने कभी ये स्टेज नहीं गुजारी, आज़ादाना ज़िंदगी था उसका, कहा जाता था, कहीं जाते थे लोग और कहीं क्या करती थी, कहीं फिरती घूमती फिरती थी, लेकिन अब उन्होंने अपने आप को बाउंड करना होता है अपने बच्चे को। तो चैलेंजिंग लाइफ भी होता है। दिस ट्रांजिशन इन्वॉल्व चेंजेस इन रूल्स, रूटीन्स एंड प्रायोरिटीज। अब इसमें जो है ना आप अपने रूल्स को, आपकी जो सोसाइटी में रूल्स होते हैं, आपकी वर्क प्लेस में जो रूल्स होते हैं या आपकी फैमिली में जो रूल्स होते हैं, हत्ता कि आपने उनको चेंज करवाना होता है। अपनी पेरेंटिंग लाइफ में अपनी रूटीन्स को आपने चेंज करवाना होता है। अगर पहले जो है ना आप रात को 12 बजे 10 बजे आती थी, अब आपने पहले आना होता है। सुबह जो है ना आपने क्या करना होता है, बाजार से आपने क्या लाना होता है। तो रूटीन में
आपने चेंज करवाना है, अपनी प्रायोरिटीज़ में भी आपने चेंज करवाना होता है। अपनी प्रायोरिटीज़ फॉर एग्जाम्पल खाने पीने में, बाहर घूमने फिरने में, तो ये चेंजेस फिर आपने लाने होते हैं। मिड लाइफ क्राइसिस एंड री इवोल्यूशन। अब इसमें क्या होता है, मिड लाइफ क्राइसिस जब आपके बच्चे हो जाए, बच्ची थोड़ी सी बढ़ जाए, तो ये वाला जो कंडीशन जो स्टेज होता है इसको हम कहते हैं मिड लाइफ क्राइसिस एंड री इवोल्यूशन। अब इसमें री इवोल्यूशन होता है किस तरह, इन मिड लाइफ इंडिविजुअल एंड कपल्स में एक्सपीरियंस अ पीरियड ऑफ सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड री इवोल्यूशन। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो कपल्स होते हैं ना, वो अब इस स्टेज में जब उसके बच्चे थोड़ी सी बढ़ जाए और उस पर जो मेहनत करना होता है ना, मतलब उसको चलना फिरना, उसकी सफाई वगैरह करना, तो वो ख़त्म हो जाए, तो फिर ये अपने आप को देखती है। अब ये हस्बैंड वाइफ जो है ना अपने आप को देखती है, थोड़ी सी फ्री होते हैं, टाइम उसको मिलता है, तो फिर क्या होता है, अपना रिफ्लेक्शन करवाता है या अपना री इवैल्यूएशन करवाता है, अपनी मैरिज पे सोचता रहता है, अपनी लाइफ पे सोचता है, अपनी फ्यूचर के बारे में थोड़ी सी उसको फिक्र होती है कि हमारा जो प्लान क्या होता है, हमारा हम जो कर रहे हैं वो ठीक है या नहीं है। तो इसमें सेल्फ रिफ्लेक्शन एंड री इवैल्यूएशन, अपनी जो काम होता है उसको री इवैल्यूएट करवाते हैं, उसको दोबारा से इंटरप्रेट करवाता है। दिस कैन लीड टू अ क्वेश्चनिंग लाइफ चॉइसेस। अब इसमें जो है ना क्या होता है, लाइफ चॉइसेस क्वेश्चंस होते हैं कि हमारी जो चॉइसेस है, वेदर इट्स बेस्ट और नॉट, हम जो कर रहे हैं, हमारा जो करियर पाथ है वो करियर पाथ सही है या नहीं, आगे जो हम करने वाले वो सही है या नहीं, एंड ओवरऑल डायरेक्शन ऑफ द रिलेशनशिप, और हमारा जो ये रिलेशनशिप किस सिमत जा रहा है कि वो सिमत दुरुस्त है या नहीं है। ओके, सम इंडिविजुअल में मेक सिग्निफिकेंट लाइफ चेंजेस ड्यूरिंग दिस टाइम। अब इसी टाइम में जो है ना बहुत ज़्यादा लोग ऐसे होते हैं कि सिग्निफिकेंट चेंजेस लेके आते हैं अपने करियर के बारे में, अपनी लाइफ चॉइसेस के बारे में, अपने मैरिज या अपने रिलेशनशिप के डायरेक्शन के बारे में, वो सिग्निफिकेंट चेंजेस इस स्टेज में जो मिड लाइफ क्राइसिस होते हैं, क्योंकि फारिग होता है अपने आप ही, फिर सोचता रहता है ये बंदा। अच्छा, फिर जो है ना पांचवा स्टेज एम्प्टी नेस्ट एंड रीडिस्कवरी। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो आपका नेस्ट होता है ना, अपने जो बच्चे वो पैदा किए, तो वो घोंसला जो है ना खाली होता है। खाली किस तरह होता है कि अपने बच्चों को जो है ना कहीं बाहर मुल्क के लिए एजुकेशन के लिए भेज दिया, कहीं वो काम के लिए चली गई, कहीं जो है ना वो हॉस्टल वगैरह में चली गई, तो आपका घर जो है ना खाली रहता है। अब खाली हो जाता है आपका घोंसला, तो क्या होता है फिर, व्हेन चिल्ड्रन हैव लीव होम्स कपल्स एंटर द एम्प्टी नेस्ट फेज। अब जो दोनों कपल्स होते हैं ना मियाँ बीवी, तो वो दोनों एम्प्टी नेस्ट में या खाली घोंसले में वो चले जाते हैं। दिस ट्रांजिशन कैन बी एन अपॉर्चुनिटी फॉर कपल टू रीडिस्कवर ईच अदर एंड रिकंडल द रिलेशनशिप। अब इसमें दोनों कपल्स को मौका मिलता है, क्या मौका मिलता है कि अब बच्ची तो चली गई, अब अपने आप पे फोकस करो, अपनी रिलेशनशिप को दोबारा रिकैंडल करवा दो, दोबारा उसको रोशन करवा दो, अपने आप को दोबारा रीडिस्कवर करवाता है, एक दूसरे के साथ दोबारा वो प्यार मोहब्बत शुरू होता है, वो लेजर टाइम उनको दोबारा मिलता है, जैसे कि हमने पहली वाली स्टेज ऑफ द मैरिड में पढ़ा था, तो लेजर टाइम उनको दोबारा मिलता है, फिर चक्रे वगैरह लगाने शुरू करवाते हैं। कपल्स में फोकस ऑन पर्सनल ग्रोथ एंड न्यू इंटरेस्ट। अब जो है ना इन लोगों को दोबारा अपना आप याद आ गया, तो दोनों दोबारा फिर क्या करवाता है, अपनी पर्सनल ग्रोथ पे दोबारा जो है वो सोचता रहता है, एंड न्यू इंटरेस्ट वो डेवलप करवाती है, न्यू करियर पाथ वो ढूंढती है, न्यू जॉब्स वो ढूंढती है, तो इस तरह की न्यू चीज़ें वो फिर डेवलप करवाते हैं। फिर पाइप वाला स्टेज है रिटायरमेंट। रिटायरमेंट में क्या होता है, एज कपल्स अप्रोच रिटायरमेंट एज दे फेस द ट्रांजिशन फ्रॉम अ वर्क फोकस लाइफ टू वन ऑफ मोर लेजर एंड फ्रीडम। अब रिटायरमेंट में क्या होता है कि वो जब ये ट्रांजिशन में क्या होता है, जैसा कि बंदा रिटायरमेंट एज, जैसे कि हमारे पाकिस्तान में वो है 55 to 60 एज रिटायरमेंट का एज है। अब इसमें एज में जो है ना ये जो वर्क फोकस लाइफ होता है उससे उसका ध्यान हटता है, किस तरफ, लेजर की तरफ और फ्रीडम की तरफ, कि अब जो है ना मुझे लेजर टाइम मिलेगा, मुझे फ्रीडम टाइम मिलेगा, मैं जो है ना काम से मुझे निजात मिलेगा, घर में जो है ना मुझे आराम से ज़िंदगी बसर करना पड़ेगा। दिस कैन बी अ टाइम टू एक्सप्लोर न्यू हॉबीज, ट्रैवल एंड एंगेज इन वॉलंटियर वर्क टुगेदर। अब इसमें जो है ना बहुत ज़्यादा लोग जो है ना एक लेजर टाइम में न्यू हॉबीज़ वो ढूंढते हैं, बहुत से लोग, या ट्रैवलिंग करवाते हैं, या एंगेज इन वॉलंटियर वर्क टुगेदर, वॉलंटियर प्रोग्राम में वो शेयर कर करवाते हैं। तो गांव में आपने देखा होगा बहुत से लोग जो है ना अपने लिए कोई आसान सा काम ढूंढता है या घर में बैठे रहते हैं, तो फिर उसकी रिटायरमेंट के बाद फिर उसको लेजर टाइम मिलता है, आज़ादी उसको मिलता है। ओके, फिर इसके बाद जो है ना क्या है, ये है एजिंग एंड हेल्थ चैलेंजेस। अब एजिंग एंड हेल्थ चैलेंजेस में क्या होता है, जब उसका उम्र बढ़ जाए तो फिर क्या होता है, एज कपल्स एज दे मे कंफ्रंट हेल्थ इश्यूज एंड केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब जो इसका एज बढ़ता रहता है रिटायरमेंट के बाद, तो फिर उसको हेल्थ इश्यूज, बहुत सारे लोगों को आपने देखा होगा कि जैसे कि रिटायर होता है डायरेक्ट मर जाता है। क्यों? क्योंकि उसको लेजर टाइम मिलता है, फ्रीडम मिलता है। अगर वो किसी दूसरी काम में अपने आप को बिजी न करवा दी तो उसको बहुत सारे हेल्थ इश्यूज होते हैं, क्योंकि वो अपने आप पे बहुत ज़्यादा फोकस करवाते हैं फिर। और उसकी जो केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, मतलब ये कि वो
बीमार पड़ जाता है तो फिर लोग उसकी केयर करवाते हैं, तो वो केयर गिविंग रिस्पॉन्सिबिलिटीज इंक्रीज होते हैं। दिस ट्रांजिशन अपन इन्वॉल्व्स प्रोवाइडिंग इमोशनल एंड प्रैक्टिकल सपोर्ट टू ईच अदर। अब इसमें जो दोनों मियाँ बीवी होते हैं ना, तो वो दोबारा से वो बन जाते हैं ना, हमारी सोसाइटी में से अलग जी नहीं, दोबारा वो बन जाते हैं। तो फिर उसकी इमोशनल और प्रैक्टिकल जो सपोर्ट है तो दोबारा एक दूसरे के साथ तो शुरू होता है, क्योंकि अब जो है ना एक दूसरे के लिए जो है ना उनके साथ बहुत ज़्यादा टाइम होता है, एक दूसरे के साथ बैठे रहते हैं, बातें करते रहते हैं, तो दोबारा एक दूसरे को इमोशनल और प्रैक्टिकल सपोर्ट देना शुरू करवाते हैं। इट कैन आल्सो लीड टू डिस्कशन अबाउट एंड ऑफ लाइफ केयर एंड प्लानिंग। अब इसमें क्या होता है, इसमें जो है ना एंड ऑफ लाइफ केयर, डिस्कशन अबाउट एंड ऑफ लाइफ केयर एंड प्लानिंग। अब इसकी ज़िंदगी कहती है, एक दूसरे कहते हैं कि हमारा तो वैसे भी ज़िंदगी ख़त्म होने वाला है, तो अब हमने क्या करवाना है, अब जो है ना अपने बच्चों के साथ क्या करवाना है, जायदाद के साथ क्या करवाना है, तो ये प्लानिंग होती है इसमें। फिर लॉस एंड ग्रीफ स्टेज होता है। लॉस एंड ग्रीफ में क्या होता है, कोपिंग विद द लॉस ऑफ loved one such as a parent or close parent is a significant transition that affects a couple's dynamic। अब इसमें जो है ना लॉस एंड ग्रीफ स्टेज उनके इंक्रीज होते हैं, किसी नज़दीक की लाउड वन की मौत होते हैं, तो फिर ये दो सच एज पेरेंट और क्लोज फ्रेंड, तो इसकी जब मौत होती है ना तो फिर इन दोनों में उस ट्रांजिशन की बहुत ज़्यादा असर होते हैं, और वो जो है ना सोचते रहते हैं कि वो तो मर गया, वो तो हमारी हम उम्र शख्स था, वो मर गया, तो अभी हमारा भी वो है नंबर आने वाला है, तो इस तरह की सोचते रहते, फिर उसको गम बहुत ज़्यादा होता रहता है। कपल्स में नीड टू नेविगेट द ग्रीविंग प्रोसेस टुगेदर एंड प्रोवाइड इमोशनल। अब ये जो दोनों कपल्स होते हैं ना, एक दूसरे को आप दलासी देते रहते हैं और एक दूसरे को इमोशनल सपोर्ट जो है ना वो प्रोवाइड करवाते हैं। ओके, फिर इसके बाद 9 वाला स्टेज रिकनेक्टिंग एंड री इन्वेंटिंग। अब इसमें क्या होता है, रिकनेक्टिंग री इन्वेंटिंग में इन लेटर स्टेजेस ऑफ लाइफ कपल्स में फोकस ऑन मेंटेनिंग अ स्ट्रांग इमोशनल कनेक्शन एंड इंटीमेसी। अब ये वाला जो स्टेज है, इसमें लॉस एंड ग्रीफ के बाद फिर आपने बहुत ज़्यादा वो बूढ़ा बूढ़ी को देखी होगी कि जो बैठे रहते हैं एक दूसरे के साथ, एक दूसरे को बहुत ज़्यादा इमोशनल कनेक्शन, इंटीमेसी, क्लोजनेसनेस वो बहुत ज़्यादा एक दूसरे को देते हैं, घंटों घंटों एक दूसरे के साथ बातें करते रहते हैं। दिस कैन इन्वॉल्व री इन्वेंटिंग इन रिलेशनशिप एंड फाइंडिंग न्यू वेज टू कनेक्ट एंड बॉन्ड। अब इसमें जो है ना वो अपने आप को एक दूसरे को री इन्वेंट करवाता है, एक दूसरे की ज़िंदगी को दोबारा जो है ना वो सवर करने की कोशिश करवाते हैं इन द वे इन द एस्पेक्ट कि वो जो है ना एक दूसरे को बहुत ज़्यादा सपोर्ट देते रहते हैं, बातें करते रहते हैं, एक दूसरे के साथ टाइम गुजारता रहता है एक दूसरे के साथ। ओके, एक न्यू बॉन्ड जो है ना एक दूसरे के दरमियान क्रिएट करवाते हैं। रिफ्लेक्टिंग ऑन लेगेसी एंड लाइफ्स पर्पस। अब जो इसकी लेगेसी होते हैं, जो उसका मिरास होता है और जो इसके लाइफ पर्पस होता है, तो उस पर जो है ना रिफ्लेक्शन वो शुरू करवाते हैं, उसकी तरफ ध्यान देते हैं। कैसे, एज इंडिविजुअल एंड कपल नियर द एंड ऑफ देयर लाइफ्स दे मे रिफ्लेक्ट ऑन देयर लेगेसी एंड द मीनिंग ऑफ देयर एग्जिस्टेंस। अब क्या करवाते हैं, जैसा कि उसकी ज़िंदगी के अख्तिताम शुरू होने रहते हैं ना, तो फिर क्या करवाते हैं, दे मे रिफ्लेक्ट ऑन देयर लेगेसी। तो अपनी लेगेसी मिरास के बारे में सोचते हैं कि कौन मेरा वो वारिस होगा, किसको मैंने जायदाद देने हैं, तो वो वसीयतनामा वगैरह फिर लिखते हैं कि इसको इतना दे दो, इसको इतना दे दो, ये वाला ज़मीन इधर का हो गया, ये इधर का हो गया, ये पैसा वगैरह, इसका फिर वो डिस्ट्रीब्यूशन शुरू करवाते हैं। एंड द मीनिंग ऑफ देयर लाइफ एग्जिस्टेंस। और अभी जो है ना उसको सोच आता है कि यार मैं तो पैदा हुआ था, अब मैं किस लिए दुनिया में आया था, तो वो फिर क्या करवाता है, फिर जो है ना कहीं जमात के कोने में बैठा है और कहीं जो है ना किसी वॉलंटियर प्रोग्राम में हिस्सा लेता है, इस तरह की फिर उसको अपनी ज़िंदगी की फिक्र होती है। अपने कहते हैं कि मेरा तो ज़िंदगी ख़त्म हो गया, अब मैंने कुछ अपनी एग्जिस्टेंस के लिए, जो मैं एग्जिस्ट हूँ, किस लिए एग्जिस्ट हूँ और इसका मकसद क्या है, तो फिर वो उसको याद आता है। दिस ट्रांजिशन कैन इन्वॉल्व अ डीप एक्सप्लोरेशन ऑफ लाइफ्स पर्पसेस एंड वैल्यूज़। अब इस ट्रांजिशन में क्या होता है, इसमें एक डीप एक्सप्लोरेशन वो करवाता है, एक तह तक वो जाता है, अपनी ज़िंदगी की पर्पसेस और वैल्यूज़ को जो है ना वो री इन्वेंट करवाता है और उस पर वो काम शुरू करवाता है। ओके, अब इसके बाद फिर आता है एज रूल्स। एज रूल्स में क्या है, एज रूल्स रेफर टू द रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन्ड टू इंडिविजुअल बेस्ड ऑन देयर एज विद इन अ स्पेसिफिक सोसाइटी और कल्चर। अब इसमें एज रूल का मतलब ये है कि एज के हिसाब से आपकी सोसाइटी में कौन कौन सी रूल्स है, क्या क्या काम करने होते हैं आपको अपनी एज के हिसाब से अपनी सोसाइटी में। तो एज रूल्स क्या होते हैं, रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं, आपकी जिम्मेदारियाँ होते हैं जो असाइन होते हैं आपको एक इंडिविजुअल को बेस्ड ऑन देयर एज, उसके एज के हिसाब से विद इन स्पेसिफिक सोसाइटी
आर कल्चर एक स्पेसिफिक सोसाइटी में। तो सिंपली मैंने आपको कहा कि आपकी एज के हिसाब से जो काम आपको करनी पड़ती है अपनी सोसाइटी में, जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करवाती है, उसको हम क्या कहते हैं, एज रूल्स। दीज रूल्स ऑफन एनकम्पासेस सोसाइटल एक्सपेक्टेशन रिगार्डिंग बिहेवियर, अचीवमेंट्स एंड लाइफ माइलस्टोन। अब ये जो रूल्स होते हैं ना, ये क्या होते हैं, ये एनकम्पास करवाते हैं। एनकम्पास मतलब ये असर करवाते हैं, इस पर क्या, आपकी सोसाइटल एक्सपेक्टेशन के बेस पे ये एज रूल्स होते हैं। आपके बिहेवियर होते इसमें आता है, आपकी अचीवमेंट्स इसमें आते हैं, और आपकी लाइफ की जितनी भी माइलस्टोन्स होते हैं, जो डेवलपमेंट्स होते हैं, तो वो इसमें आते हैं, जो सोसाइटी आपसे एक्सपेक्ट करवाते हैं। एग्जांपल ऑफ एज रूल्स इंक्लूड चाइल्डहुड, एडोलेसेंस, एडल्टहुड एंड ओल्ड एज। कि आपने चाइल्डहुड में क्या करना है, एडोलेसेंस में आपने क्या करना है, एडल्टहुड में क्या करवाना है, और ओल्ड एज में आपने फिर क्या करना है। तो सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट करवाते हैं वो इधर ही हम पढ़ते हैं। ओके, सोशल क्लॉक में उसको हम पढ़ते हैं। अब सोशल क्लॉक थ्योरी, सोशल क्लॉक का मतलब है कि आप, सोशल मतलब सोसाइटी, और क्लॉक मतलब सोसाइटी के हिसाब से टाइम किस तरह चल रहा है। क्लॉक मतलब टाइम है ना, तो सोसाइटी के हिसाब से टाइम का मतलब क्या होता है कि सोसाइटी में आपकी क्या क्या रूल्स होते हैं, या सोसाइटी किस तरह के रूल्स एक्सपेक्ट करवाते हैं इंसान से। तो सोशल क्लॉक थ्योरी, सोशल साइकोलॉजिस्ट बर्नेस नविगेटन आइडेंटिफाई द सोशल क्लॉक थ्योरी इन द 1965 में उन्होंने जो है ना इसको आइडेंटिफाई किया एज शेयर्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अब इसमें उन्होंने क्या कहा, शेयर्ड एक्सपेक्टेशन ऑफ एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर। अब इसमें ये कहते हैं कि एज के हवाले से जो एज अप्रोप्रिएट बिहेवियर होते हैं, तो एज के हवाले से कौन कौन सी एक्सपेक्टेशन सोसाइटी आपसे रखती है। तो सोसाइटी की जो शेयर्ड एक्सपेक्टेशन होते हैं एज हवाले से, उसको हम क्या कहते हैं, सोशल क्लॉक थ्योरी। अब जो है ना सोशल क्लॉक इज अ कंसेप्ट, अब ये कौन सा कंसेप्ट है, दैट एक्सप्लोर द टाइम टेबल डिटरमाइंड बाय द कल्चर और सोसाइटी सोशल स्ट्रक्चर। अब ये कौन सा टाइम टेबल एक्सप्लोर करवाते हैं, जो सोसाइटी या आपका सोशल स्ट्रक्चर ने जो टाइम टेबल आपके लिए मेंशन किया वो होता है ना, तो वो सोशल क्लॉक है। दैट स्पेसिफाइज अ प्रॉपर टाइम फॉर सर्टेन इवेंट्स। अब इस टाइम टेबल में क्या होता है, इसमें एक प्रॉपर टाइम होता है एक सर्टेन इवेंट्स के लिए, लाइक मैरिज के लिए कौन सा टाइम है, आपकी ग्रेजुएशन के लिए कौन सा टाइम है, आपके एम्प्लॉयमेंट का कौन सा टाइम है, या आपकी सोशल स्टेटस क्या होते हैं, किस टाइम में आपका सोशल स्टेटस कैसा होना चाहिए। तो ये क्या होता है, ये आपकी सोशल क्लॉक या सोशल क्लॉक का जो टाइम टेबल होता है, इसमें ये सारी बातें मेंशन होती है। मेंबर्स ऑफ सोसाइटी are told explicitly and implicitly when it's appropriate to start their first job। अब जो सोसाइटी का मेंबर होता है जिस पे सोशल क्लॉक लागू होता है, तो ये सोशल क्लॉक उसको बताता है, क्या बताता है, एक्सप्लिसिटली बताता है और इम्प्लिसिटली। एक्सप्लिसिटली मतलब कि वाज़ेह तौर पे बताता है, इम्प्लिसिटली का मतलब है कि इशारतन उसको बताता है, क्या बताता है इसको, when it's appropriate to start their job। अब ये सोशल क्लॉक जो है ना अपने मेंबर को, अपनी सोसाइटी के मेंबर को एक्सप्लिसिटली और इम्प्लिसिटली बताते हैं कि आपकी पास जॉब का टाइम क्या होगा, वो कब शुरू होगा, फिर आपकी मैरिड का ज़िंदगी कब होगा, और आप फिर बच्चे आपने कब पैदा करनी होती है, परचेज होम कब ने करना है, एंड रिटायर, और कब रिटायर होना है। तो ये आपकी कल्चर आपको बताता है कि आपने ये कब। फॉर एग्जांपल हमारी कल्चर में क्या होता है, जो मेल फीमेल्स होते हैं ना, वो ज़्यादातर उनकी शादियाँ 15 साल में 15-20 साल के दरमियान होते हैं, फिर 20 साल से 25 साल के दरमियान उससे एक्सपेक्ट करवाते हैं। तो 20 साल जैसे होते हैं उससे एक्सपेक्ट होते हैं कि वो जॉब अपने लिए ढूंढे, फिर 20 से 25 के दरमियान उससे क्या एक्सपेक्ट होता है कि वो बच्चे पैदा करे, 25 से 30 तक उससे एक्सपेक्ट होता है कि क्या करे, वो अपने लिए कोई घर वगैरह जो है ना वो बना ले, अच्छे से गाड़ी अपने लिए ख़रीदी। फिर इस तरह की 30, 40, 50 में क्या होता है, उससे एक अच्छी फैमिली एक्सपेक्ट होते हैं सोसाइटी में, उससे जो है ना मशवरे वगैरह डिसीजन में उस वो हिस्सा लेते हैं। फिर जो है ना क्या होता है, उससे रिटायरमेंट 50 के बाद उससे रिटायरमेंट एक्सपेक्ट होते हैं, और 70-60 के बाद जो है ना फिर उसका मौत जो है ना एक्सपेक्ट होता है। ठीक है, ये आपका सोशल क्लॉक है। हमारी सोसाइटी का सोशल क्लॉक इस तरह के है, हर एक सोसाइटी का अपना अपना एक सोशल क्लॉक होता है। सोशल क्लॉक एग्जाम्पल कैन इंक्लूड वर्चुअली एनीथिंग दैट पीपल कॉमनली डू थ्रू आउट देयर लाइफ। अब ये क्या होता है, सोशल क्लॉक वर्चुअली क्या होता है, एग्जाम्पल क्या है कि वर्चुअली हर एक वो काम जो इंसान करवाता है अपनी ज़िंदगी में, थ्रू आउट देयर जिंदगी, देयर लाइफ। जैसा कि मैंने आपको ये एग्जांपल दे दी कि किस तरह जो है ना हमारी सोसाइटी हमसे एक्सपेक्ट करवाती है। तो ये शुरू से इन तक जो आपके काम होते हैं वो सोशल क्लॉक होते हैं बेस्ड ऑन योर सोसाइटी। ओके,
अब सोशल क्लास में क्या होता है, एडल्ट हु फॉलो सोशल क्लास कैन इजीली रिलेट देमसेल्फ टू अदर्स। अब सोशल क्लास, जो लोग सोशल क्लास को फॉलो करते हैं ना, तो सोसाइटी के साथ वो अपने आप को लिंक करवाता है। मतलब सोसाइटी की जो एक्सपेक्टेशन होते हैं ना, उस पर अपने आप को पूरा उतरने की कोशिश करते हैं, तो सोसाइटी के साथ अपने आप को लिंक करवाते हैं, एनहांसिंग दियर अंडरस्टैंडिंग ऑफ दियर प्लेस इन सोसाइटी। और अपना जो जगह होता है ना, वो बहुत जल्दी वो समझ जाता है सोसाइटी में कि मेरे सोसाइटी में क्या प्लेस है, क्या मकाम है। लाइक अदर सोशल रूल्स दैट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी यूज, अ सोशल क्लास कैन हेल्प इंडिविजुअल नो व्हाट व्हेन इट्स एप्रोप्रिएट टू परफॉर्म सर्टेन लाइफ इवेंट्स। अब लाइक अदर सोशल रूल्स, जैसे कि बाकी सोशल रूल्स होते हैं ना, द मेंबर्स ऑफ सोसाइटी यूज, सोशल क्लास कैन हेल्प इंडिविजुअल नो व्हेन इट्स एप्रोप्रिएट टू परफॉर्म सर्टेन। तो ये जैसा कि मैंने आपको पहले बताया ना, सोशल क्लास में आपके सोशल इवेंट्स और सब कुछ ऑर्गेनाइज होते हैं। तो ये एक इंडिविजुअल को हेल्प करवाते हैं इंडिविजुअल से कि अब जो है ना, कौन सा एप्रोप्रिएट टाइम है कौन सी इवेंट्स के लिए। इवेंट्स मतलब शादी के लिए कौन सा एप्रोप्रिएट टाइम है, आपकी जॉब के लिए कौन सा एप्रोप्रिएट टाइम है, आपकी अर्निंग का कौन सा एप्रोप्रिएट टाइम है। तो ये सोशल क्लास इंसान को बताते हैं। कल्चर नॉर्म्स कैन वेरी बेस्ट ऑन सोशल क्लासेस, जेंडर, रिलीजन्स एंड इवन ऑक्यूपेशन। अब जो आपकी कल्चर नॉर्म्स होते हैं ना, वो डिफरेंट होते हैं, वो वेरी करवाता है बेस्ड ऑन द सोशल क्लासेस। कौन सा सोशल क्लास है, जेंडर क्या है, जेंडर मेल है फीमेल है, या रिलीजन क्या है, इस्लाम है, कोई और रिलीजन है, या इवन ऑक्यूपेशन भी डिफरेंट होते हैं कि कौन सा ऑक्यूपेशन है। तो उसकी ऑक्यूपेशन के हिसाब से ये सारी जो है ना अपनी सोशल नाम्स को क्या करवाते हैं, वेरी होते हैं। और इस सोशल नाम से आपका सोशल क्लास भी फिर डिफरेंट रहता है। ओके, एडहेरिंग टू आर डाइवर्जिंग फ्रॉम द सोशल क्लास। अब जो है ना डाइवर्जिंग, या आप जो है ना अपनी सोशल क्लास के साथ एडहेयर होते हो, या उससे आप डाइवर्ज होते हो। डाइवर्ज का मतलब है कि आप उससे अलग होते हो, आप अपनी सोसाइटी की सोशल क्लास को फॉलो नहीं करते, या आप उसको फॉलो करते हो। तो ये क्या करता है, कैन बी अ मेजर सोर्स ऑफ एडल्ट पर्सनालिटी चेंज। अब आपने जो है ना या सोशल क्लास को फॉलो किया, या आपने उससे इनकार करवा दिया, तो दोनों टाइप में आपकी पर्सनालिटी में बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉरा बर्ग एंड डेवलपमेंट थ्रू द लाइफ स्पेन। तो ये लॉरा बर्ग ने ये बात की है कि जब आप आपने तो या सोशल क्लास के साथ अपने आप को मुकम्मल तौर पे एडहेयर करवाना है, या उससे मुकम्मल तौर पे आप इनकार करवा दो और अपना एक इंडिपेंडेंट लाइफ आप शुरू करवा दो। आपने जो है ना सोसाइटी के साथ फिर कुछ भी नहीं करना, आपको अपनी तरफ से जो कुछ अच्छा लगे वो करवा दो, या आप सोसाइटी के जो नाम्स होते हैं उस पर आप पूरा उतरो। तो दोनों में आपकी जो पर्सनालिटी होते हैं उसमें बहुत ज़्यादा चेंजेस आते हैं। अब एज रूल्स, कौन कौन सी एज रूल्स हैं और कौन कौन सी सोशल क्लास और एज रूल जो आपकी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करवाते हैं, तो ये दोनों हम पढ़ेंगे, एज रूल्स एंड सोशल क्लास जो आपकी बिहेवियर को इन्फ्लुएंस करवाते हैं। तो सोशल क्लास में कौन कौन से एज रूल है, पर्सनल डिसीजन मेकिंग एज रूल्स एंड सोशल क्लास कैन इन्फ्लुएंस इंडिविजुअल डिसीजन मेकिंग प्रोसेस। फॉर एग्जांपल, समवन मे फील प्रेशर टू गेट मैरिड और हैव चिल्ड्रन बाय अ सर्टेन एज टू मीट सोसाइटल एक्सपेक्टेशन। अब डिसीजन मेकिंग में क्या होता है कि आप डिसीजन किस तरह लेते हो अपनी एज रूल के हिसाब से। फॉर एग्जांपल, आपका एज है हमारी सोसाइटी में 15 to 20 है, तो इसी स्टेज में आप पे प्रेशर होता है कि आप शादी करवा लें, आपकी बच्ची होनी चाहिए, या आपकी सोसाइटी की तरफ से आप पे क्या होता है, प्रेशर होता है। जब आप ये काम नहीं करती, ये डिसीजन आप नहीं लेती, तो फिर आप जो है ना अपना पर्सनालिटी या सोसाइटी की तरफ से आप पे प्रेशर होता है, तो बाय सर्टेन एज टू मीट सोसाइटल एक्सपेक्टेशन पे आप पूरा नहीं उठती। आप इवन इफ दे पर्सनली फील अनरेडी, हत्ता कि आप अपने आप को अनरेडी महसूस करवा रहे हो कि मैंने ये नहीं करनी, अभी मैं इसकी चीज़ के लिए तैयार नहीं हूँ, लेकिन सोसाइटी आपके बारे में तरह तरह की बातें शुरू करते रहते हैं कि यार ये क्यों नहीं करवा रहा, क्या मसला है उनको। तो फिर ये क्या होता है, डिसीजन मेकिंग पे जो है ना वो असरअंदाज होते हैं आपकी सोशल क्लास में जो है ना क्या था, मेरिट था इस लाइफ में, वो आपकी डिसीजन मेकिंग पे असरअंदाज हो गया कि आप डिसीजन लेने में आपको मुश्किल आ गया। दूसरा, लाइफ गोल्स आपके जो होते हैं ना, पीपल ऑफन सेट लाइफ गोल्स एंड प्रायोरिटीज बेस्ड ऑन सोसाइटल एक्सपेक्टेशन एंड टाइड टू देयर एज। अब उसकी एज के हिसाब से जो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन होते हैं, वो सोसाइटल एक्सपेक्टेशन उससे एक किस्म के लाइफ गोल जो है ना वो एक्सपेक्ट करवाते हैं, वो एक प्रायोरिटी जो है ना आपकी सोसाइटी ने उस चीज़ के लिए दी है। लेकिन आपका अपने गोल्स है, आपका गोल्स जो है ना थोड़ी सी अलग है। फॉर इंस्टेंस, यंग एडल्ट में फोकस ऑन एजुकेशन एंड करियर बिल्डिंग वाइल ओल्डर एडल्ट में प्रायोरिटाइज रिटायरमेंट प्लानिंग। अब जो है ना आपकी सोसाइटी आपसे क्या एक्सपेक्ट करवाती है, आपका लाइफ गोल है कि मैं ज़िंदगी भर जो है ना पढ़ाई करूँ। आपकी सोसाइटी आपसे ये एक्सपेक्ट नहीं करवाता, आपकी सोसाइटी आपको कहती है कि आपने जो है ना 30 ईयर तक जो है ना आपने पढ़ाई करनी है, फिर आपने क्या करना है, शादी करना है। तो ये आपकी फिर आपने जो है ना क्या करना है, शादी करना है। तो ये क्या होता है, ये आपकी सोसाइटी आपसे एक चीज़ें एक्सपेक्ट करवाती है। तो फिर आपने क्या करना है, आपका लाइफ गोल जो है ना भी
सोशल क्लास वो इफेक्ट करवाता है। इसके बाद जो है ना फिर सोशल इंटरेक्शन एज रूल्स अफेक्ट हाउ इंडिविजुअल इंटरेक्ट विद अदर्स। फॉर इंस्टेंस एडल्ट्स आर एक्सपेक्टेड टू mentor and guide younger adults, while older individual may receive more respect and depends in certain situation। अब सोशल इंटरेक्शन क्या होता है कि आपकी एज रूल के हिसाब से आपकी सोसाइटी आपसे जो है ना कुछ इंटरेक्शन या कुछ रिलेशन मांगती है। सोसाइटी क्या मांगती है, फॉर एग्जांपल आप जो है ना 30 से अबाव हो तो सोसाइटी आपसे ये एक्सपेक्ट करवाती है कि आप दूसरों को मेंटोर करवा दो, दूसरों की आप सरबराही करो। आप 30 से बिलो तो सोसाइटी आपसे ये एक्सपेक्ट करवाती है कि आप दूसरों से जो है ना क्या करो, इस्लाह है, दूसरों की बातों को मानो। तो ये सोशल इंटरेक्शन आपकी सोसाइटी आपसे क्या करवाते हैं, सोशल क्लास में एक्सपेक्ट करवाते हैं। स्टिग्मा एंड नाम्स में क्या होता है, स्टिग्मा ज्यादातर कहते हैं ना कि एक स्टिग्मा होता है, एक नाम्स होता है। स्टिग्मा डिविएटिंग फ्रॉम एज रिलेटेड नाम्स कैन लीड टू स्टिग्मा और सोशल जजमेंट। तो आपकी जो नाम्स होते हैं या आपकी जो एज रिलेटेड रूल्स होते हैं आपकी सोसाइटी में, जब आप उससे डिविएट करवाते हो वो काम आप नहीं करवाते। सोसाइटी आपसे मैरिज एक्सपेक्ट करवाते, आपने वो नहीं कर रहे। सोसाइटी आपसे एजुकेशन एक्सपेक्ट करवाते, वो आप नहीं करते, तो आप उससे डिविएट करवाते और ये डिविएशन फिर आपको स्टिग्मा की तरफ लेके। स्टिग्मा क्या कहते हैं, रुसवाई को या दाग को हम कहते हैं कि सोसाइटी जो है ना फिर आप को रुसवा करते हैं, आपको कहते हैं कि आप इस एज में क्यों शादी नहीं करते, आप 40 तक हो गए हो आपने शादी नहीं की, क्यों, क्या मसला है। तो सोसाइटी में फिर तरह तरह की बातें आपके बारे में होती है। फॉर एग्जाम्पल समवन हु चूजेस नॉट टू हैव चिल्ड्रन मे फेस सोसाइटल स्क्रूटनी एंड एज पेरेंटहुड इज ऑफन सीन एज अ नॉर्मेटिव एक्सपेक्टेशन। आपकी सोसाइटी में जो पेरेंटहुड होता है, जो बच्चे पैदा करना होता है, तो वो नॉर्मल बात होती है। इंसान सोसाइटी क्या कहती है कि अगर ये बच्चे पैदा करते हैं तो ये इंसान नॉर्मल है। अगर आप ये चाहते हो कि मैंने बच्चे पैदा नहीं करनी, तो फिर आपका सोसाइटी आपके बारे में गलत सोचती है कि ये इंसान जो है नॉर्मल नहीं, इसी वजह से ये बात ही ये बच्चे पैदा नहीं करती। तो जब आप उस सोसाइटी की नाम्स पे आप पूरा नहीं उतरती तो आपको फिर स्टिग्मा या रुसवाई का सामना करना पड़ता है। मेंटल हेल्थ 5 नंबर में, मेंटल हेल्थ failing to meet age related expectation can lead to feelings of inadequacy, anxiety और डिप्रेशन। अब जो एज रिलेटेड एक्सपेक्टेशन होते हैं जब वो आप पूरा नहीं करते तो फिर सोसाइटी की तरफ से आप पे प्रेशर होता है, आप एक इनएडिक्वेसी का शिकार होते हैं, वो काम आप पूरा नहीं कर सकती या आप एंजाइटी में चले जाते हैं, डिप्रेशन में आपको लेके चलते हैं। दिस इज पर्टिकुलरली ट्रू व्हेन इंडिविजुअल इंटरनलाइज सोशल प्रेशर। अब जो सोसाइटल प्रेशर होता है ना वो आपने अपने आप पे सवार किया, सोसाइटी आपके बारे में तरह तरह की बातें करती है और आपने जो है ना वो बातें अपने आप पे सवार की, तो फिर क्या होता है, फिर आप पे जो वो होता है ना, आप एंजाइटी में डिप्रेशन में चलते हो एंड परसीव देमसेल्व्स एज फॉलिंग बिहाइंड। अपने आप को आप ऐसे महसूस करवाते हो कि मैं जो है ना क्या हो गया, मैं फॉलिंग बिहाइंड हो गया, मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, सोसाइटी मुझसे जो एक्सपेक्ट करवाते हो मैंने नहीं की तो मैं किसी काम का नहीं हूँ। तो इस वजह से फिर इंसान एंजाइटी और डिप्रेशन में चलते हैं। साथ में आइडेंटिटी फॉर्मेशन में भी ये अफेक्ट करवाता है सोशल क्लास। एज रूल्स प्ले अ रोल इन शेपिंग इंडिविजुअल आइडेंटिटी। आपकी जो एज रूल्स होते हैं वो आपकी सोशल आइडेंटिटी पे भी या आइडेंटिटी फॉर्मेशन पे, फॉर एग्जांपल जैसे कि मैंने आपको बताया ना कि 30 से अबाव एक इंसान को होना चाहिए कि वो सोसाइटी पे से एक्सपेक्ट करवाती है कि वो जो मोहल्ले की जरगे वगैरह होते हैं तो उसमें वो बैठा रहे, लेकिन आप उसमें नहीं बैठते तो सोसाइटी में आपका आइडेंटिटी लॉस होता है। जब आप उसमें बैठते हो तो सोसाइटी में आपका आइडेंटिटी क्या बनता है, एक बड़ी बंदी का बनता है, एक बड़ी हैसियत के लोग शख्स का आपका आइडेंटिटी होता है। तो वो एज रूल के हिसाब से आपका आइडेंटिटी होता है। पीपल ऑफन आइडेंटिफाइड विद देयर एज ग्रुप एंड मे फील अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग और प्रेशर टू कंफर्म टू द नॉर्म्स एसोसिएटेड विद देयर एज। तो अब ये पीपल जो है ना वो ज़्यादातर आइडेंटिफाई होते हैं किस चीज़ से, वो जिस एज ग्रुप का है उसी से वो आइडेंटिफाई होते हैं। अगर वो बूढ़ा है तो बूढ़ी शख्स का आइडेंटिटी उसके साथ जो है ना वो होता है, अगर वो जवान है तो जवान शख्स का, अगर वो छोटा है तो छोटे बच्चों की वो आइडेंटिटी सोसाइटी उसको देती है। लेकिन जब आप वो सोसाइटी की काम नहीं करते, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया कि बुजुर्ग शख्स का सोसाइटी में क्या रोल है, तो वो डिसीजन मेकिंग में हिस्सा ले, लेकिन वो डिसीजन मेकिंग में हिस्सा नहीं लेते तो सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं उसको वो पूरा नहीं करती। जब वो पूरा नहीं करती तो सोसाइटी की तरफ से उस पर प्रेशर होता है कि वो इसको पूरा करे, ये पूरा नहीं करती तो उसकी आइडेंटिटी भी लॉस होता है, साथ में सोसाइटी की तरफ से भी उस पर प्रेशर होता है। ओके, फिर इसके बाद आता है सोशल सपोर्ट। अब सोशल सपोर्ट में क्या होता है, सोशल नेटवर्क एंड सपोर्ट सिस्टम में चेंजेस एज इंडिविजुअल एज एंड मीट डिफरेंट एक्सपेक्टेशन। अब इसमें क्या होता है, सोशल सपोर्ट आपका चेंज होता है जैसे कि आपका इंडिविजुअल नीड्स और उसकी सोसाइटी के एक्सपेक्टेशन के हिसाब से उसका सोशल सपोर्ट भी अलग होता है। फॉर एग्जांपल ओल्डर एडल्ट्स में हैव मोर इंटरेक्शन विद पीयर्स ऑफ सिमिलर एज हु शेयर कॉमन लाइफ एक्सपीरियंसेस। अब जो है ना एक ओल्डर एज का शख्स है, एक छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चे के साथ लोगों का ज़्यादातर सोशल सपोर्ट नहीं होता। जो बड़ा शख्स होता है उसके साथ जो है ना लोगों का बहुत ज़्यादा सोशल सपोर्ट होता है, और उसके जो पीयर्स होते हैं या सिमिलर एज के लोग होते हैं वो एक्सपीरियंस लाइफ पर्सन्स होते हैं।
कल्चर वेरिएशन में क्या था, एज रूल्स एंड सोशल क्लॉक्स वेरी अक्रॉस कल्चर, व्हाट इज कंसिडर्ड एप्रोप्रिएट एट अ सर्टेन एज इन वन कल्चर may differ significantly vary from other culture leading to cultural variation and behavior। अब कल्चर वेरिएशन में क्या होता है कि कल्चर वेरिएशन में हर एक कल्चर का अपना अपना नाम्स होते हैं, अपनी अपनी कंसंट्रेशन होते हैं, अपने अपने रूल्स होते हैं उसके। तो कल्चर वेरिएशन के हिसाब से जो है ना, फिर एक कल्चर का नाम जो दूसरी कल्चर से अलग होता है, फिर दूसरी का तीसरी कल्चर से अलग होता है। तो इस तरह के एक चेंजेस होते हैं आपकी कल्चर में। तो ये चेंजेस जो है ना क्या करवाते हैं, आपकी सोशल क्लॉक को भी चेंज करवाते हैं, जैसे कि मैंने आपको स्टार्ट में बताया था। तो ये था आज का लेक्चर। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर में जो इश्यूज इन मैरिज लीडिंग टू डाइवोर्स, ये इश्यूज भी हम पढ़ेंगे, फिर साथ में डाइवोर्स भी हम पढ़ेंगे, साथ में जो बाकी रहता है तो वो भी हम नेक्स्ट पार्ट में इंशाल्लाह डिस्कस करवाएंगे। आज के लिए इतना ही था, नेक्स्ट वीडियो की मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।